2 days IPM ओरिएंटेशन ट्रेंडिंग प्रोग्राम ऑन रबी क्रॉप्स। आसान भाषा में मैं आपको बता दूं, रबी फसलों पर 2 दिवसीय IPM अभिरुचि प्रशिक्षण कार्यक्रम। नमस्कार, मैं आपका दोस्त बोली। आप देख रहे हैं सारा 420 न्यूज़ चैनल। आज चरखी दादरी के गांव चिड़िया में कृषि विभाग के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया है। उसमें कुछ हमारे बड़े डॉक्टर साहब हैं, वो आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे गेहूँ और सरसों के बारे में। तो हमारे बड़े जो डॉक्टर साहब हैं बीडी निगम, वो कृषि विभाग के, वो आए हुए उनसे बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी ये सरसों का टाइम चला हुआ है, सरसों गेहूं का, तो इनमें कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं जिससे फसल कम होती है, तो इसका क्या समाधान है जिससे कि फसलों में किसानों को फ़ायदा हो। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर बीडी निगम सहायक निदेशक केंद्रीय एकीकृत नासिक जैव प्रबंधन केंद्र फरीदाबाद से उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, रबी फसलों पे 2 दिवसीय IPM अभिरुचि कार्यक्रम। इसमें हम रबी क्रॉप की जितनी भी फसलें हैं उसके कीड़े और बीमारियों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको किसानों को अवगत करा रहे हैं और उसका निवारण कैसे करना उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि ये हमारा कार्यक्रम जो है IPM बेस्ड है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो सारी विधियां जो हमारे पास अवेलेबल है, किसानों के पास उपलब्ध है, उन सारी विधियों को हम लोग इस तरीके से तालमेल बिठा के कीड़ों और बीमारियों को किस तरीके से कंट्रोल करना है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने पूछा है कि सरसों कुल में कौन कौन से कीड़े और बीमारियां लगते हैं, तो मुख्य रूप से सरसों में जो लगते हैं रस चूसने वाले कीड़े। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं कि जो पत्ते खाते हैं, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं कि जो तने में छेद करते हैं। तो मुख्य रूप से जो कीड़े हैं जिसको हम लोग मोयला या एफिड के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है कि पत्तियों, फूलों और जो फली होती है उसके रस चूस के उसको ख़त्म कर देते हैं। पौधे के अंदर बीमारी भी फैल जाती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। जब बारिश के टाइम क्लाउडी वेदर बन जाता है उस टाइम वो ज़्यादा नुकसान करता है। इसी कड़ी में दूसरे भी कीड़े हैं जैसे कि चितकबरा वगैरह। आपने अभी जो कीड़ों का नाम लिया है उनको आप एक्सप्लेन करके दिखा सकते हो वहाँ पे? जैसा कि मैं कीड़े के बारे में पत्रकार महोदय ने पूछा है, ये कीड़ा जो होता है रस चूसने वाला हरे रंग का होता है और इसका जो बच्चे वाली अवस्था जिसको हम लोग निम्फ बोलते हैं और प्रौढ़ अवस्था दोनों नुकसान करते हैं। और ये कीड़े झुंड में रहता है, ज़्यादातर जहाँ पे भी पौधे की फली पे मिले या पत्ती पे मिले ज़्यादातर वो ग्रुप में रहता है। और इनको रोकथाम करने के लिए भी हमारे जो प्राकृतिक मित्र हैं वो भी बहुत सारे फील्ड में अवेलेबल हैं, फसलों में अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास जो फील्ड में लाइव सैंपल लिए गए हैं, ये सैंपल है लेडी बर्ड बीटल का। ये क्या करता है, इसका ग्रब और इसका एडल्ट दोनों, जो हमारा मोयला है उसका निम्फ और एडल्ट प्रौढ़ दोनों को ख़त्म कर देता है। उनको डायरेक्ट ये करीब 15 से 20 एक मतलब लेडी बर्ड बीटल कंज्यूम कर सकती है। उसी कड़ी में हमारा दूसरा भी मित्र कीट है, ये स्पाइडर है। स्पाइडर भी बहुत ज़्यादा हमारे शत्रु कीट को नुकसान पहुंचाता है। उसी तरीके से एक और कीड़ा होता है, उसको ग्रीन लेस विंग बोलते हैं। वो हरे रंग का होता है, ट्रांसपेरेंट उसकी लीफ पंख होते हैं, उसको दूर से ही देखने से आसानी से पहचाना जा सकता है। वो भी करीब 20 से 25 मोयले को एक साथ कंज्यूम कर जाती है, एक दिन में कंज्यूम कर जाती है। तो नो डाउट हमारे जो मित्र कीट हैं अगर हमारी फसल में बहुत तैयार मात्रा में अवेलेबल है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जैसा कि पत्रकार महोदय ने एक और क्वेश्चन पूछा कि चितकबरा बग कैसा होता है, तो जैसा कि इसका नाम है, इसके पीठ पे जोड़ियों के शेप में मुगत का शेप बना होता है, उसको देख के आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ये ज़्यादातर नर और मादा एक साथ कपल बना के रहते हैं। ये कीड़े क्या करते हैं कि पत्तियों का रस चूस के या उसके दानों का रस चूस के उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी कड़ी में हमारे टीम के अन्य भी मेंबर हैं जो बीमारी, खरपतवार या न्यूट्रिएंट से जो भी समस्याएं होती हैं इसके बारे में भी बताएंगे। तो इसी कड़ी में मैं डॉक्टर गौरव चौहान को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो बीमारियों के बारे में विस्तृत चर्चा करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमारा इस न्यूज़ कवरेज चैनल के माध्यम से हमारी टीम को यहाँ पे दर्शाया। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे हमारा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन किस बारे में है। जब भी हमारा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन नाशीजीव नियंत्रण की एक ऐसी विधि है जिसमें ये सारे विधियाँ जैविक, सस्य नियंत्रण, रासायनिक
और हमारे जो यांत्रिक विधियों को मिला के और कीटों की आर्थिक क्षति स्तर के नीचे, कीटों या रोगों के आर्थिक क्षति स्तर के नीचे कोई भी हमारा अगर होना है तो उसके लिए हम IPM की तकनीक को अपनाते हैं। इसके लिए हमारे पास IPM के कुछ साहित्य हैं। उसमें हमारे सबसे पहले तो हमारा ये रबी की बुकलेट है। रबी फसलों में कौन कौन से मुख्य रोग होते हैं, कौन से कीड़े बीमारी लगते हैं, इसके बारे में विस्तृत बारे में बताया गया है। बीज उपचार के बारे में, कैसे बीजों का उपचार हम किस किस डोज में कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें कवकनाशी हैं, कौन कौन से इसमें हमारे बायो पेस्टिसाइड है, किनका उपयोग करना है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। टिड्डी के बारे में बताया गया, अगर टिड्डी इन केस यहाँ पे आती है तो कैसे उसका कंट्रोल, उसका पीछे शिकायत है टिड्डियों का केस। हाँ, तो उसमें पूरा इसमें दिया हुआ है पत्रकार महोदय जी। बाकी कीटनाशकों के कैसा उपयोग करना है, उनमें कौन कौन सी लेवल पे टॉक्सिसिटी होती है, कि मतलब जहर नियंत्रण किस प्रकार से है, उस पर सब ब्यौरा दिया हुआ है। इसके अलावा क्या क्या हमारे फूड चेन में कैसे कैसे पेस्टिसाइड रेसिड्यू हमारे हर लेवल पे आता है, उसके बारे में भी किसानों को अवगत कराया गया है। दूसरी चीज़, हमारे कीटनाशक उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए, उसके बारे में भी चित्रों के माध्यम से और किसानों को यहाँ पे बताया जा रहा है। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ ना, जैसे ये कीटनाशक लगे हैं तो इन्हें रोका कैसे जा सके। कीटनाशक को हम ये नहीं कहते कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है, बट कीटनाशकों का हमें सुरक्षित उपयोग करना है और हमें जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करना है। जब हमें सारी विधियाँ जो हमारी सस्य नियंत्रण की हैं, चाहे जैविक नियंत्रण की हों या रासायनिक नियंत्रण की हों, जब वो तीनों कारगर नहीं हो तब हमें रासायनिक की तरफ जाना है और इसका हमें मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। तो ये जैसे हमारे यहाँ पे दो प्रकार की मिट्टी है, एक तो करड़ी भी मिट्टी रेत है और एक थोड़ी ही करड़ी मिट्टी है, तो इनमें मतलब थोड़ा डिफरेंस, तो इनके लिए क्या समाधान, मतलब अलग अलग बीमारियाँ इनमें या सेम बीमारियाँ हैं दोनों। मिट्टी को लेके जैसे आपकी यहाँ पे किसान भाइयों से बात हुई थी, थोड़ी यहाँ पे मिट्टी जो है नमकीन प्रकार की है। तो नमकीन मिट्टी के लिए यहाँ पर जैसा कि आपको सूरज बरनवाल जी जो हमारे पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि 6 से 8 pH की मृदा सबसे अच्छी मिट्टी अच्छी मानी जाती है फसलों के लिए, उनको मतलब क्रॉप्स वगैरह लगाने के लिए। तो उसके लिए जैसे मिट्टी की जांच के उन्होंने तरीके बताए कि आप मिट्टी की जांच कैसे करा सकते हो, कैसे सैंपल बनाना है, कैसे सैंपल अपने नज़दीकी जो मिट्टी जांच केंद्र है वहाँ आप दे सकते हो, और इस प्रकार से आप अपनी मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच करवा के आप अपनी फसलों को उस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियाँ भी जैसे यहाँ बताई गई है किसानों को कि जहर उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात, जो हमारे फसल के मित्र कीट हैं, हमारे मित्र कीट कौन कौन से फसलों में हैं, उनकी हमको पहचान करके उनका संरक्षण करना है और उनका बचाव करना है, और कोशिश करना है कि अगर हमें मित्र कीट की बचाव करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, जो किस किस समय पर कौन कौन सी दवाई का छिड़काव। पत्रकार महोदय, जैसे कि आपको पता है, हमें कीटनाशक जब भी हमारे खेत में अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 15 अगर आपको ये हमारे मित्र कीट दिख रहे हैं और 6-7 ही हमारे शत्रु कीट हैं, तो हमें कीटनाशक का छिड़काव उस समय नहीं करना है। उसका कारण ये है कि अगर हम कीटनाशक डालेंगे तो हमारे मित्र कीट के साथ साथ शत्रु कीट के साथ मित्र कीट भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कुछ उनकी संरक्षण की विधि है जिसको हम अपना के अपने मित्र कीटों का संरक्षण खेत में कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे चरखी दादरी के कृषि विभाग के डॉक्टर श्रीमान राजेंद्र कौशिक जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, तो ये जो कैंप लगाया गया है कृषि विभाग के द्वारा, तो इसमें जो कीटों के बारे में बताया गया है, तो आप क्या कहना चाहोगे। हमारा ये है कि इसका मकसद यही था लगवाने का, IPM का, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आके भी जो जितना भी इको बैलेंस है, प्रकृति में जो नाश हो रहा है, आदमी के अंदर बीमारियाँ आ रही हैं, तो डॉक्टर निगम से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह का कैंप आसपास हो तो हमारे यहाँ भी लगाएं। तो इससे किसानों को एक मैसेज जाएगा कि आपने किस टाइम पर कितनी मात्रा में और कितने पानी के अंदर कौन से कीट के लिए स्प्रे करना है। कई बार क्या होता है, कीट है भी नहीं खेत के अंदर और दूसरे किसान को देखते हुए वो किसान जो है ना स्प्रे मार देता है। जैसे वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई में 8 से 10 पत्ते के नीचे अगर दिख जाएं, 30 पत्तों का हम सर्वे करके देखें, अगर 8-10 कीट दिख जाएँ वाइट फ्लाई के अडल्ट दिख जाएँ तो स्प्रे मांगती है फसल। लेकिन किसान के अंधाधुंध बगैर कीट आए भी स्प्रे मारते हैं और उसके बाद वो बाहर पड़ोस का कीट भी उसके अंदर आ जाता है। तो इसका मकसद यही है मेन कि आप जो है ना उचित मात्रा में उचित समय पे उसका कीट का नियंत्रण करें। और जो हैं ये IPM के जो अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल हैं, उनके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया था। इस तरह का अगर कंट्रोल करते हैं तो इको बैलेंस बनता है। तो ये क्या फसलों के बारे में एक बार उनसे पूछे डॉक्टर प्रसाद। तो ये किस चीज़ के बारे में डॉक्टर साहब। ये IPM मेथड में इम्पॉर्टेंट एक कंट्रोल कीड़े के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये फेरोमोन ल्यूर्स बोलता है इसको। ये फेरोमोन ल्यूर यूज़ करके, ये ट्रैप यूज़ करके
कीड़े के लिए अट्रैक्ट करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिना पेस्टिसाइड यूज़ करके भी कंट्रोल कर सकते हैं इधर। सो ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अलग अलग कीड़े के लिए अलग अलग ल्यूर मिलता है। ये कमर्शियली अवेलेबल ल्यूर पे मार्केट पे मिल रहे हैं अभी। अलग अलग ट्रैप भी मिल रहे हैं। ये यूज़ करके हम कीड़े के कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा मेथड और फार्मर्स खुद बना सकते हैं। खाली वाटर बॉटल ले ये फार्मर्स अपने आप से खुद कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें ये काली एम्प्टी बॉटल लेना है, 3 तरफ से ऐसा ओपन करना है, ठीक है। इसमें एक रस्सी रह के ऐसा ल्यूर मिलेगा, कमर ऐसा पैकेट पे मिलेगा। एक ल्यूर 60 रुपीज़ है, 30 दिन तक आता है, वो काम करता है। क्या क्या कैसे, ये इसका क्या नाम है, ये कैसे ये लेना? ल्यूर बोलता है, फेरोमोन ल्यूर। इसमें ल्यूर रखा है। ये कीड़े के लिए, फल मक्खी अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है। आपका आम और अमरूद में फल मक्खी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसलिए आप फार्मर्स खुद बना सकते हैं। इसमें ऐसा करना है, 3 तरफ से ओपन करना है, इस आधा साबुन पानी भरना है, कीड़ा फल मक्खी अंदर आके फंस जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए कीड़े के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब गेहूं की फसल है डॉक्टर साहब, तो इस गेहूं की फसल के में जो पीलापन, सूखापन आ जाता है, उसके लिए क्या समाधान? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कीड़े आते हैं, जो तने या तो छेद करते हैं या तो फल छेद करते हैं, तो ये जो शत्रु कीट है उनके अंडों पे ये जो हमारा मित्र कीट है, जिसको हम ट्राइकोडर्मा के नाम से जानते हैं, ये ऑलरेडी पैरासिटाइड कार्ड है। इसके अंदर जो हमारा शत्रु कीट का अंडा है, उसको पैरासिटाइजेशन करने के बाद हम एक एक करके फील्ड में ले जाके पत्तियों को निचले स्तर पे हम पिन कर देते हैं। और जैसे ही अंडे से हमारा मित्र कीट निकलता है, शत्रु कीट के अंडे को खोज के उसके अंदर पैरासिटाइजेशन कर देता है। शत्रु कीट की लाइफ साइकिल वहीं पे बंद हो जाती है और हमारा मित्र कीट सर्वाइव कर जाता है। इस तरीके से हम उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। इसी कड़ी में हमारे कई सारे ऐसे भी जैव रसायन हैं या जैविक पेस्टिसाइड हैं जो हमारे लैब में तैयार किए जाते हैं, जिसको हम ट्राइकोडर्मा के नाम से जानते हैं। आप इसका रंग देखेंगे तो ये हरा हरा दिख रहा है, इसमें मतलब फफूंद ग्रोथ हो चुकी है। ये हम गोबर के साथ मिक्स करके रखे हैं। जब भी हमको मृदा का उपचार करना है तो हम गोबर में जो मिक्स किया हुआ ट्राइकोडर्मा हमारा फफूंद है, उसके साथ हम जुताई से पहले मिक्सिंग कर देते हैं। थोड़ी नमी के लिए हम उसमें सिंचाई या फव्वारा विधि से थोड़ी सी नमी डाल देते हैं कि ताकि हमारा ये जो मित्र फफूंद है अच्छे से सर्वाइव कर सके। इसी कड़ी में हम लोग बीज उपचार के भी तरीके बताए हैं। जो एक बार हमने अपने बीज को उपचार कर दिया, आने वाले समय में वो बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि आप इस कोनिकल फ्लास्क में भी देख रहे हैं, हरा रंग बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसमें हमारा जो मित्र फफूंद है बहुत अच्छे से सर्वाइव किया है और ये कई सारी बीमारियों के रोकथाम के लिए कारगर है। चाहे वो सड़न रोग हो, चाहे आर्द्र गलन रोग हो, या कई सारे मिल्ड्यू वगैरह में भी इसका अच्छा रिजल्ट दिखा है। ये एक मित्र फफूंद है। इसी तरीके से हम इसको पाउच के रूप में भी किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 200 ग्राम का, ताकि एक किसान खुद यूज करे और अपना फ़ायदा उठा सके। और मैं आगे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे जो दूसरे भी साथी हैं जो नीम के बारे में बताएंगे और भी खरपतवार हैं उनके बारे में भी बताएंगे। ये भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और हम गुजारिश करेंगे पत्रकार महोदय से कि हमारी अन्य मेंबर से भी टीम कवरेज कर लें। धन्यवाद। तो ये किस लिए हैं डॉक्टर साहब? ये पत्रकार महोदय साहब धन्यवाद। ये किसानों के लिए जो हमारी फसल में कीट, रस चूसक कीड़े लगते हैं, जो पत्तों से रस चूस लेते हैं और उसके बाद में हमारा पौधा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए ये नीम की निबोली जो है ये हम घर पे ही, जैसे कि मार्केट में कमर्शियल अवेलेबल है नीम ऑयल, तो ये तो लेते हैं, तो फिर भी इसमें थोड़ा बहुत केमिकल के इससे बनाते हैं। घरेलू उपाय, ये घरेलू उपाय है। अब घर में अपने पे नीम के पेड़ होते हैं, नीम का सीड है ये निबोली, और ये हमारे किसान भाई आसानी से इकट्ठा करके छाया में सुखा लेंगे। छाया में सुखाने के बाद इसको जब भी हमें अपनी फसल चाहे वो सरसों हो, चाहे कपास हो, जो भी फसल हो, उसमें जो रस चूसक कीड़े होते हैं उस पर ये बहुत कारगर है और सुंडी के लिए भी बहुत कारगर है। इसका बनाने की विधि हम किसानों को बताते हैं और इसमें 1 किले के लिए
हमें सिर्फ 5 किलो नीम के बीज लेना है, निबोली, और उसको अच्छा आप हम जब भी कोई फसल है उपजाऊ बोने के स्टार्टिंग करें, जब पहले ही इनका उपयोग करें। ये हमारी जब प्लांट आ जाते हैं 3-4 पत्ती का हो जाता है, तो उस पर जब रस चूसक कीड़े आएंगे पत्तों पे, तो उसके लिए इसका छिड़काव के लिए हम इसमें इसका रस निकाल के उसका पानी मिला के घोल बना के, इसका रस कैसे निकाला जाएगा? इसका रस इसको पानी में भिगोएंगे हम 3 घंटे, गर्म या ठंडा? ठंडे पानी में भिगो के ये 3-4 घंटे बाद इसको पीस लेंगे, क्रश कर लेंगे, पीस लेंगे। उसके बाद एक सूती थैला लेंगे, उसमें भर के पानी में 2-3 घंटे तक रखेंगे। उसके बाद इसको निचोड़ लेंगे, इसका रस पानी में आ जाएगा। पानी जो बता रहे थे आप, पानी में भिगा दो, पानी के साथ क्रश करना है या पानी अलग रख कर वो वहाँ, ये समझाओ ना, समझ में नहीं आया। पानी में भिगोना है। हाँ भिगो दिया, फिर हाँ निबोली भिगोने के बाद उसको निकाल लिया, उसको फिर पीस लिया। पीछे मान ले इसको, उस पानी को फेंक के या इसके साथ पीसने के बाद उसमें मिक्स करना है, ये पूछ रहा हूँ। सुनो ना, मैं वही बता रहा हूँ ना, बीज भिगोया है, बीज भिगोने के बाद बीज निकाल लिया, बीज निकाल के उसको फिर पीसना है, पीस के उसको थैले में भरना है, सूती कपड़े के थैले में भर लिया, और फिर उसको 10 लीटर का पानी लेके टब में भर के उसमें रखना है 2 घंटे, और उसमें 2 घंटे के बाद उसको निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद जो पहले वाले पानी में नहीं पहले वाले नहीं, दूसरा वाला तो 10 लीटर पानी में नहीं, यही बात पूछ रहे हैं ना, यही बात पूछ रहे हैं। हाँ, अब जो मतलब अलग से पानी हो 10 लीटर अलग से पानी लेके उसमें डबो दिया 2 घंटा। ठीक है, क्योंकि उसमें इसका जो है ना छिलके वगैरह रह जाएंगे, तो आपके स्प्रेयर में परेशानी आएगी, रोक देंगे, उसके नोजल को रोक देंगे। ये पूछ रहे हैं कि ये एक बार करना है, कितनी बार करना है फसल के अंदर? एक बार फसल के अंदर। 5 किलो ये स्प्रे हाँ, ये 15 और 20 दिन के अंतराल पे करते रह सकते हैं हम। कितना करना है इसका, कितना यूज करना है टोटल कितना? 1 एकड़ में कितनी मात्रा होनी चाहिए? एक एकड़ में 100 लीटर तैयार करते हैं हम। जो 5 किलो निबोली से हमने तैयार किया ना, वो एक एकड़ के लिए एक बार के स्प्रे के लिए काफ़ी है। तो ये प्याजा वगैरह ये जो है ये खरपतवार, ये मैडम बताएंगी। नमस्कार भाई साहब, मैं आपको खरपतवारों के बारे में बताऊंगी। जो रबी फसलों में जो आजकल की समस्या है, खरपतवार से ज़्यादातर फसलें ख़राब हो जा रही है, तो मैं इसलिए बोलूँगी कि इन सब चीज़ों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल चक्र अपनाएं, अपने बीज को उपचारित करके लगाएं, अर्ली सोइंग करें, जितना हो सके पहले बुआई करें, ताकि आप बीजों को अपने सुरक्षित करें। हाँ, अगेती बुआई करने से क्या होगा कि वीड सीड मतलब पहले आता है, खरपतवार पहले आ जाते हैं, तो जितना पहले आप बोओगे तो उतना इनसे बचाया जा सकता है। कम होगा ये। हाँ, कम हो जाएंगे, ये भी कर सकते हैं। और सीड ट्रीटमेंट ये हो जाए मैम, तो इसको ख़त्म कैसे किया जाए? देखिए, जब ये छोटे स्टेज में होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो इनकी क्रांतिक अवस्था होती है वो 20 से 25 दिन तक की होती है। 25 से 30 दिन के बीच तक अगर आप अपने खेतों को जितना साफ़ सुथरा रखें, मेड़ों से हटाए, सिंचाई की चैनलों से अगर जितना हो सके साफ़ सुथरा रखेंगे तो इनको बचाया जा सकता है। क्योंकि एक बार अगर सीड सेटिंग हो गया, उसमें बीज अगर आ गया, बीज बन गया पेड़ों में, तो उससे वो अगले जनरेशन के लिए फिर से मतलब समस्या उपज कर सकते हैं। अलग अलग खरपतवार है, इनके अलग अलग दवाई आती हैं। हाँ जी, कुछ देखिए, कुछ तो आप कॉम्बिनेशन में डाल सकते हो, जैसे एक आता है कि 2-3 बीड एक इसका साथ में। उपयोग करके बीज नहीं, निमोली का कोई एक चौड़ी पत्ती वाले कीड़ों के लिए इनका खरपतवार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन 2 तरीके के आते हैं। एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं, एक सकरी पत्ती वाले आते हैं। जैसे कि बन प्याजा जो है सकरी पत्ती वाला है, और ये जो है चौड़ी पत्ती वाले आते हैं। जैसे आपका बथुआ हुआ, जंगली पालक हुआ, कृष्ण नील हुआ, हिरनखुरी हुआ, जंगली प्याजा हुआ, और ये गाजरी हुआ। तो इन सब के लिए अब आप चाहें तो कॉम्बिनेशन में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी समस्या आज के समय में बढ़ रही है कीटनाशक की या रसायन की, उसको कम करने के लिए अगर हम जितने भी हो व्यवहारिक नियंत्रण से उसको कंट्रोल कर ले, फील्ड पे अपने जितना हो सके फील्ड लेवल से कंट्रोल करें तो उतना ही अच्छा होगा, और हम अपनी मिट्टी को भी सुरक्षित करेंगे। क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्या हो गई, हमारी मिट्टी बीमार हो गई है, और मिट्टी बीमार होने से हमारी फसल में कमी हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, लेकिन प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा होगा अगर मिट्टी बीमारी है? जैसे यहाँ की जो सॉइल है वो सलाइन सॉइल हो गई है, मतलब नमक ज़्यादा हो गया। अब उसको हमें ट्रीट करना होगा, क्योंकि हमने प्रोडक्शन खुद लेने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, इसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला ताकि हमें प्रोडक्शन मिले।
बट अब ये सिचुएशन हो गया कि अब किसान भाई चाहते हैं कि हमें ज़्यादा उपज मिले। उपज मिलेगी कैसे? मिट्टी बीमार है, तो हमें सबसे पहले मिट्टी पे ध्यान देना होगा। तो इसके लिए हमें ग्रीन मैन्योरिंग करनी होगी, और जो भी आप गोबर की खाद बनाइए या ट्राइकोडर्मा कल्चर जो हमारे हैं, ये मित्र कीट है, इनको भी सुरक्षित करते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या को हमें बढ़ानी होगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएं और अपनी भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने वातावरण के बारे में। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।